हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में फिर से आप लोगों का एक बार वेलकम करता हूं। तो लास्ट के कुछ सेशंस में, लास्ट के कुछ लेसन्स में हमने सीखा था कि जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें एक्सरसाइज 3.1 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हमने सॉल्व करे थे, 3 क्वेश्चंस थे ग्राफिकली के। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.2 में कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। तो उनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 3.2। और ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपके सामने प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, एंड इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैंने पहले वाली वीडियो में दी ही थी, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा ही देता हूँ। देखिए, हमको पता है कि सपोज़ कभी दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर कभी भी a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है, उस केस में हम बोलते हैं कि लाइंस जो हैं वो होती हैं इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस एक बार ही मिलती है, तो वो कैसा सॉल्यूशन देंगे? यूनिक सॉल्यूशन ही देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और क्योंकि वो सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसलिए वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ जाता है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आता, उस केस में हम बोलते हैं कि लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। लाइंस आर पैरेलल। क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो वो कभी मीट नहीं करेंगे, इसलिए नो सॉल्यूशन। और क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं जो सिस्टम है वो है इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। एक और केस होता है हमारे पास, उसमें a1 अपॉन a2 इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के, और ये दोनों रेशियोज खुद इक्वल आ जाते हैं c1 अपॉन c2 के। इस केस में हम बोलते हैं जो लाइंस हैं वो हैं कोइंसिडेंट। लाइंस है कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइंस आपस में कई बार मिलती हैं, मिलती ही रहती हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि उनके सॉल्यूशन कैसे हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, फिर दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। सो व्हाट इज़ फर्स्ट पार्ट? x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे a1 अपॉन a2 कितना है, बताइए। a1 अपॉन a2 है यहाँ पे 1 अपॉन 2। अब आप मेरे को बताइए b1 अपॉन b2 कितना है। b1 होता है y का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, और b2 होता है नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि 2 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2। सिमिलरली c1 अपॉन c2 हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 10, जो कि खुद हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब आप देख सकते हो कि ये जो तीनों रेशियोज़ हैं वो इक्वल आए हैं, इसलिए लाइंस कैसी हो गई? लाइंस हो गई कोइंसिडेंट। इसलिए सिस्टम कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। और क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर कंसिस्टेंट आता है तो आपको सॉल्यूशन बताना है ग्राफिकली, तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रब। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले हम लोग टेबल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y। और जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, दोनों सेम इक्वेशंस हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सेकंड इक्वेशन जो है 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10, अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन ही मिल जाएगी, जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो चलिए सबसे पहले मैं x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 इसके कोऑर्डिनेट्स में निकाल के बताता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी, ये 0 हो गया, तो 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। तो y की कितनी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 5।
तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो ये गायब हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू 5 है अगर y की वैल्यू 0 है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो दूसरा हमारा इक्वेशन हमें गिवन है वो है 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आएगा x, यहाँ पे आएगा y। अगर x की वैल्यू 0 ले ली है आपने तो ये टर्म तो गायब भी हो जाएगी, तो 2y इज़ इक्वल टू 10। 2 दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 10/2 जो कि आएगी 5। तो फिर से हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,5 कुछ इस तरीके से। फिर से अगर आप इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये टर्म गायब हो जाएगी। 2x इज़ इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप चाहो तो इसका ग्राफ बना सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 1 2 3 4 5, ये हमारी y एक्सिस, और यहाँ पर हो जाएगी हमारी x एक्सिस 1 2 3 4 5। यहाँ पर लिख दीजिए x एक्सिस। एक दो पड़ोसी बना दो यहाँ पे इसके लेफ़्ट में भी, और एक नीचे भी बना दो। पड़ोसी बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। देखिए 0,5 का यहाँ पर आएगा ऑरेंज पॉइंट में, 5,0 का यहाँ पर आएगा ऑरेंज पॉइंट पे। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो तो जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से आएगी, या बोल सकते हैं ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। और क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों कोऑर्डिनेट सेम का मतलब क्या है 0,5। अगर आप ध्यान से देखो 0,5 जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, 5,0 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये जो 0,5 ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये दोनों लाइंस के लिए कॉमन है। तो ये एक्चुअली आपको एक लाइन दिख रही है लेकिन एक्चुअली इसमें दो लाइंस हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैव डन दिस फर्स्ट पार्ट of question number 4 of exercise 3.2. Now let's switch to part 2. इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में जो दो इक्वेशंस है वो लिख लेता हूँ। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 16। ओके, सबसे पहले चेक करते हैं a1/a2 कितना आ रहा है। ये आ रहा है 1/3। b1/b2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है -1/-3। तो -1/-3 अगर हम करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 ही आएगा। फिर c1/c2 कर सकते हैं जो कि आएगा 8/16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये आया 1/3, 1/3 एंड 1/2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2, दोनों ही किसके इक्वल आए हैं 1/3 के, but it is not equal to c1/c2 which is 1/2. So this is the condition for parallel lines, and parallel lines में कैसा solution होता है, no solutions होते हैं। और जब कोई solution ही नहीं है तो system कैसा हो गया, system हो गया inconsistent, system हो गया inconsistent। तो क्या हमें इसका ग्राफ बनाना है, बिल्कुल भी नहीं बनाना। उसका क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो हमने बता दिया कि जो सेकंड पार्ट है वो इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तभी हमको ग्राफ बनाना है, अदरवाइज़ नहीं बनाना। तो क्योंकि सेकंड पार्ट इनकंसिस्टेंट आ चुका है हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, मैं तब तक इसको रब कर देता हूँ। ओके, नाउ थर्ड पार्ट में जो इक्वेशंस गिवन है वो लिख लेता हूँ। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब आप मेरे को बताओ a1/a2 कितना आ रहा है। a1/a2 आएगा 2/4 जो कि हो जाएगा 1/2। अब निकालते हैं b1/b2। b1 है 1, b2 है -2, तो ये रहेगा 1/2 जो कि खुद इक्वल हो जाएगा -1/2 के। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आया है 1/2 और यहाँ पर कितना आया है -1/2। क्लियरली a1/a2 is not equal to b1/b2 and this is the condition for intersecting lines। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो आपस में एक बार ही मीट करती हैं, इसलिए कैसे सॉल्यूशन देगा, वो यूनिक सॉल्यूशन। और क्योंकि वो सॉल्यूशन दे रहा है इसलिए सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब क्योंकि सिस्टम कंसिस्टेंट आ चुका है और क्वेश्चन में बोला था कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट आ जाए तो यार प्लीज़ ग्राफ और बना देना, क्वेश्चन में ये बोला गया था। तो हम क्या करेंगे,
ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट करते रहना ये सारा। इसका अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले जो दो इक्वेशंस हमें गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ और उनके लिए टेबल बनाता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। इसके लिए मैंने टेबल बना दिया है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लिख दिया है x, यहाँ पर लिख दिया है y। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, माइनस 6 को मैं राइट साइड में लेके जाऊँगा तो y इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दी, ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। ये माइनस 6 राइट साइड में जाके हो जाएगा प्लस 6। 2x इज़ इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए हमारे पास? 0,6 एंड 3,0। ओके, अब दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसके लिए भी क्या बनाएंगे हम? टेबल कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y। अब आप खुद बताओ, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी पूरी, तो माइनस 2y माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक्चुअली। माइनस 4 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। तो y की कितनी वैल्यू आ जाएगी? माइनस 2। तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेबल में, आप इसको लिख लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब y इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसे। ओके, अब x की वैल्यू 0 पुट, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ओके, तो अब एक काम करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी पूरी की पूरी। तो 4x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 4 राइट में जाएगा तो वो प्लस 4 हो जाएगा। 4x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, और इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, राइट में सिर्फ क्या बचेगा? 1। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी अगर y की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी? 0। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए? 0, -2 एंड 1, 0। ये दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब इनका क्या बना लेंगे हम? ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसे कुछ, यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1, -2, -3 सो ऑन, -1, -2, -3 so on. Okay, so this is y axis. Now the coordinates are 0,6. 0,6 कहाँ पर होगा? कहीं यहाँ पर होगा, इसको मैंने यहाँ पे सर्कल कर लिया। फिर है 3,0, वो कहीं यहाँ पर होगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम कर देते हैं ज्वाइन, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया इनको ज्वाइन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 0, -2, 0, -2 होगा कहीं यहाँ पे, और 1,0, 1,0 होगा कहीं यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने कर दिया ज्वाइन। अब जो भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको लग रहा है ये आ रहा है हमारा 2,3 आएगा, मेरे को जो लग रहा है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? देखो भाई, जब तुम ग्राफ पे बनाओगे तो तुम स्केल यूज़ करोगे। ठीक है, तुम पेंसिल यूज़ करोगे, तुम्हारी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी ऑब्वियसली। ये मैं रफ हैंडेडली बना रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मेरा बिल्कुल यहाँ पे दिखने को तो 2 लग रहा है, लेकिन मेरे को पता है इसका आंसर 2 नहीं है, 2 3 होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम और फर्दर चेक करने के लिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं। इसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे, जो कि है डेस्मॉस। मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। डेस्मॉस एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जिसमें हम बेसिकली ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। तो जो पहली इक्वेशन है हमारी वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें 2,2 ही आया है, फिर तो बिल्कुल ग्राफ हमारा एक्यूरेट आया है। देखो भाई, 2,2 आया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, 2,2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, जो कि हमारा आया भी है अगर आप ध्यान से देखो तो। मेरे को लग रहा था मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी आएगी नहीं, लेकिन बहुत अच्छी एक्यूरेसी आई है। रफ हैंडेडली भी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ ही जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए 2,2 इज़ द सॉल्यूशन। तो हमारा सेकंड पार्ट इज़, ये कौन सा था? थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट इज़ ओवर नाउ। थर्ड पार्ट इज़ ओवर नाउ। इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके।
मैं करवाता हूँ अब फोर्थ पार्ट करेंगे अब। कंप्यूटर जी फोर्थ पार्ट पेश करा जाए। ये रहा फोर्थ पार्ट, देखो भाई 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख के बताओ a1/a2 कितना आएगा। a1/a2 आएगा 2/4 जो कि हो जाएगा 1/2। सिमिलरली b1/b2 अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा -2/-4 जो कि आएगा 1/2। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। और c1/c2 आएगा -2/-5 जो कि आ जाएगा 2/5 के इक्वल। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट करी होगी कि a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा किसके, c1/c2 के। और ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, एंड पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती, इसलिए उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। और जो नो सॉल्यूशन जो होते हैं वो, क्योंकि उनका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम बोलते हैं कि वो होते हैं इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आप जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लेना, मैं इसको हटा देता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये रहा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो इसमें बोला गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। देखो भाई, अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल है, आप लोगों को पता है कि इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर के लिए हमें इसके डायमेंशन चाहिए होते हैं। पहला डायमेंशन होता है लेंथ, दूसरा डायमेंशन होता है ब्रेथ, और हमें यही डायमेंशंस फाइंड करने हैं जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। हमें एल और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो, ये है एल, ये है बी, ये है एल और ये है बी। एल कितनी बार आ चुका है आप खुद बताओ। एल आ चुका है 2 बार, बी आ चुका है 2 बार। अगर इस पूरी बाउंड्री को मैं प्लस कर दूं, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है हमारे पास 2 टाइम्स एल प्लस बी। मैंने 2 कॉमन ले लिया है, इतनी बात आपको पता ही होगी कि पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी। अब मैं इसको हटा देता हूँ। पेरीमीटर इज़ 2 टाइम्स एल प्लस बी। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है वो पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर मतलब कि पी को किससे डिवाइड करना है, 2 से। और पी की कितनी वैल्यू थी बताइए, 2 टाइम्स एल प्लस बी। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये ऊपर पेरीमीटर है, पेरीमीटर को अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वल दे रखा है हमें 36 मीटर के। हाफ द पेरीमीटर इज़ 36 मीटर। अब आप लोग सोच रहे होगे सर ये क्या है, इसका क्या आपने स्किप कर दिया, ऐसे क्यों हुआ। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर लगा रखा है कॉमा, यहाँ पे लगा रखा है कॉमा। इस दोनों कॉमास के बीच में एक दूसरी कहानी स्टार्ट हो गई है, उसको आपको थोड़ी देर के लिए स्किप करना है। और जो स्टेटमेंट है आपको कुछ इस तरीके से पढ़नी है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर, कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना, 36 मीटर। हुज लेंथ, हुज का मतलब है वो जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। दूसरी ही कहानी हो गई थी। तो पहली कहानी ये थी कि हाफ द पेरीमीटर जो है वो है 36 मीटर। दूसरी कहानी ये हो गई कि जो लेंथ है, इसका मतलब इज़ इक्वल टू, जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, उसकी विड्थ से। इतना समझ में आ गया। तो पहले मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर अपॉन 2 इज़ इक्वल टू एल प्लस बी इज़ इक्वल टू 36। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, एल प्लस बी इज़ इक्वल टू 36। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन ये है लेंथ, इसका मतलब इज़ इक्वल टू 4 मीटर मोर देन विड्थ। तो 4 प्लस क्या कर देंगे, विड्थ होता है बी, तो एल इज़ इक्वल टू 4 प्लस बी कर देंगे। इस एल की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। जब एल की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस बी, एल की जगह 4 प्लस बी लिख दिया। अब ये जो बी है इसको मैंने बी लिख दिया इज़ इक्वल टू 36। तो 4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू 36 आ चुका है। तो 2b की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 4, तो 2b आ जाएगा हमारे पास 32, b आ जाएगा 16 मीटर। b कितना आ गया, 16 मीटर। इस b को अब इसमें पुट कर दो, तो l प्लस 16 इज़ इक्वल टू 36। तो l की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 16, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ आ गई है हमारे पास 20 मीटर। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ये वीडियो प्लीज़, उनको बोलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग भी अपना
फीडबैक शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, टाटा।